हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, फाइनली एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के सभी शिफ्टों का पेपर आ चुका है और सभी शिफ्टों का मतलब समझिए कि सवाल आ चुका है और आपके बीच आ चुका है। तो आज की इस क्लास में यदि आप पूरे 60 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो समझिए जो 2025 में एमटीएस हवलदार का पेपर पूरे 45 से 46 शिफ्टों में होने वाला है। इन सभी शिफ्टों में आपको जो जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल मिलेंगे बिल्कुल सेम साथी डिट्टो सवाल आपकी शिफ्ट में ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि 2 दिन से इस पेपर को बनने में लगा है। तो समझ सकते हैं साथी ये पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो साथी आप लगभग 30 सितंबर से एमटीएस हवलदार का पेपर देने जा रहे हैं। तो समझिए आज की इस क्लास से आप एक परीक्षा पास कर सकते हैं, वो एमटीएस हवलदार। तो इन सारे क्वेश्चन को आप तुरंत तैयार करिए और अपनी परीक्षा पास कर लीजिए एक ही बार में। यदि आप भी साथी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी करें और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस टाइप का सवाल पढ़े, तो आज की इस क्लास के सारे टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपकी शिफ्ट में मिलने वाला है। इसमें साथी जीके में हमने करंट अफेयर के भी सवाल को ऐड कर दिया है जो आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो साथी आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए मुख्य रूप से 2 मेन सब्जेक्ट होता है जिससे हमारा रिजल्ट बनता है और हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। वो है साथ एक जीके और एक इंग्लिश होता है। वैसे तो साथी मैथ रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन साथी सेक्शन पहले में आपका मैथ रीजनिंग के सवाल आते हैं। इन 40 क्वेश्चन यानी साथी मैथ रीजनिंग मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। यदि आपका साथी थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर होगा तो समझिए इन 40 क्वेश्चन में से आप आराम से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 45 मिनट का समय मिलेगा। तो ये सभी स्टूडेंट इसे सही करके आ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ साथी, यदि आप 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तो समझिए आपका जो जीके इंग्लिश का रिजल्ट रहेगा वो नहीं आएगा। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। और साथ ही जो मेन सब्जेक्ट है जीके इंग्लिश, जीके से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी पूरे 150 नंबर में से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें 1 नंबर का माइनस मार्किंग रहेगा, ये बात याद रखिएगा। इसको भी हल करने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। यानी साथी यहाँ तक आप लगा सकते हैं कि 90 क्वेश्चन 90 मिनट, एक क्वेश्चन पे आप सभी को 1 मिनट का समय मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का पेपर आपकी तैयारी पे भारी पड़ने वाला है और आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सारे क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तराशा गया है जो आपके डिट्टो शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिए और एक ही बार में साथ ही परीक्षा को पास कर सकते हैं केवल इस क्लास से। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पूरे पेपर को हल करते हैं। तो साथ ही डेली क्लास एक सुबह 8 बजे आ रही है, दोपहर में 12:30 पे आ रही है और एक शाम 6:30 पर। ठीक है मेरे दोस्त, 2 दिन लगा इस पेपर को बनाने में। तो सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। तो साथ ही पहला ही प्रश्न करंट अफेयर का आप सभी के बीच आ चुका है। देखिए, यमटी वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए साथी। यमटी वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा, पद्म विभूषण से। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो साथी याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 लगाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए साथी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए सवाल का राइट आंसर। तो साथी याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हेनरी लुई बिबियन ड्रेजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? बताइए साथी। हेनरी लुई बिबियन ड्रेजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? बताइए साथी। तो याद रखिएगा साथी, हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे जो कि कलकत्ता में थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? बताइए साथी, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 1872 में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी 1872 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को। 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से किन अंक की वृद्धि हुई है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से किन अंक की वृद्धि हुई है? तो साथी याद रखिएगा 9.21 अंक की वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? बताइए साथी, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो साथी याद रखिएगा कन्नौज बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार किसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार इसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? बताइए साथी, जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता भी है, और भाई यहाँ पे लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्र ताहिर नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? बताइए साथी, भारतीय कृषि में जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? बताइए। तो साथी याद रखिएगा किस मौसम को बोलते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए खरीफ के मौसम को बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीनों निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत हैं? बताइए साथी, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में से किस मौसम के अंतर्गत हैं? बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो सर ये शरद का मौसम होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? बताइए साथी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 1973 में की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी सेंटीमीटर की होती है? बताइए साथी, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? तो साथी याद रखिएगा 274 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया? बताइए साथी,
फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया? बताइए सवाल का राइट आंसर। कौन इतिहास रचा था भाई फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनकर? तो साथ ही याद रखिएगा हिना जायसवाल ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? बताइए साथी, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था, यानी किस वर्ष में? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2010 में। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए साथी, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? बताइए साथी, कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो साथी याद रखिएगा गंडक नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? बताइए साथी, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलता है, यानी किन पहाड़ियों से निकलता है? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। ओके, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? बताइए साथी, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो आप जानते हैं साथी ओणम त्योहार आपका केरल में मनाया जाता है। तो आप बताइए साथी, जैसे बिहू असम का होता है तो उसी प्रकार आप बताइए साथी कि पोंगल किस राज्य का? कमेंट करके बताइए। तो इस सवाल का राइट आंसर फटाफट बताइए, पोंगल किस राज्य का फेस्टिवल है? कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है नटंजलि उत्सव। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। रिखम पदा कहीं कहीं दिया रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? बताइए साथी, ये करंट अफेयर के सवाल है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? तो साथी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताइए साथी, झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो साथी याद रखिएगा पाइका नृत्य है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 25 को। अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए साथी, अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो साथी याद रखिएगा मणिपुरी के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? बताइए साथी, पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले जो पंडित चतुरलाल वो थे वो किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा तबला के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए साथी, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चिनाब नदी पर किया गया है सलाल परियोजना का निर्माण। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 29 को। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए साथी, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? बताइए साथी, कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो मेरे दोस्त ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिरोको पौने हैं। बी ऑप्शन यहां से सिरोको पौने बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 31 को। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? बताइए साथी, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां पर मीठे यानी ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो साथी याद रखिएगा, ज्वार नदमुख बोलते हैं। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? बताइए साथी, वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? यानी ये तमिलनाडु राज्य हो गया वेलंकन्नी, है ना मेरे दोस्त। तो लेकिन तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तमिलनाडु किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, नागपट्टनम में। डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए साथी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 1999 में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? बताइए साथी, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2000 में बनाई गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। तो अब मेरे दोस्त आप सभी को यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, तो साथ ही इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप तुरंत तैयार करिए, क्योंकि भाई देखिए इंग्लिश के जो भी हम क्वेश्चन करा देंगे आपको डिट्टो ऐसा ही मिलेगा। जैसे देखिए 36 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब साथी मुहावरा आप सभी से पूछ दिया। देखिए होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, इसका मतलब साथी जैसे कि मान के चलिए किसी पर दबाव डालना कि वह अपना वादा पूरे करे या जिम्मेदारी निभाए। जैसे हम साथी कहते हैं ना, किसी पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें अपना पूरा काम करना है, वो भी जिम्मेदारी से। तो इसका मतलब क्या होता है साथी? होल्ड समवन फिट टू द फायर, यानी किसी पर दबाव डालना कि वह अपना वादा जो पूरा करे और जिम्मेदारी भी निभाए। जैसे कि साथी जब हम चाहते हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी ना भूले और उस पर जोर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? होल्ड समवन फिट टू द फायर बोलते हैं। ओके मेरे दोस्त, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है जैसे कि एग्री अपॉन शेयर्ड वेंचर विथ फुल कॉन्विक्शन, मतलब साथी साझेदारी के लिए सहमति। यहाँ पे जैसे कि एग्री अपॉन शेयर्ड वेंचर विथ फुल कॉन्विक्शन, यानी साझेदारी के लिए सहमति हम किसी को बना लेते हैं, ये तो हो नहीं सकता भाई। सेकेंड ऑप्शन पढ़िए, टेक बिग रिस्क विथआउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब साथी मतलब कि बिना परिणाम जाने जोखिम लेना।
है ना मेरे दोस्त। जैसे टेक बिग रिस्क विथआउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी हम भाई कुछ जानते नहीं कि परिणाम क्या होगा, तब पर भी हम लोग जोखिम ले लेते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ा जाए, थिंक ओवर अ न्यू प्रपोजल, यानी साथी किसी नए प्रस्ताव पर विचार करना। थिंक ओवर अ न्यू प्रपोजल यानी भाई किसी नए प्रस्ताव पर विचार करना। तो यहाँ पे साथी ऑप्शन डी अब हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन डी क्या दे रखा है मेरे दोस्त, देखिए, इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन, भाई किसी व्यक्ति पर अपने वादे या दायित्व को पूरा करने का दबाव डालना, उसको क्या बोलेंगे, इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपका बिल्कुल ठीक है साथी इडियम होल्ड समवन्स फीट्स टू द फायर का। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए इनमें से इनकरेक्ट बताइए। ड्राइंग चित्र बनाना, क्या ठीक है, ड्राइंग का स्पेलिंग ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। फेवरेट, आपका फेवरेट क्या भाई, बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग भी। डैबलेट, डैबलेट का मतलब क्या होना साथी, जैसे कि आप किसी में हाथ अपना अजमा लेते हैं, हाथ अजमाना, हाथ अजमाना क्या बोल देंगे, डैबलेट बोलेंगे, अजमाना, हाथ अजमाना। स्कल्पचर, भाई स्कल्पचर मतलब साथी जो मूर्ति कला होता है, क्या मेरे दोस्त, मूर्ति कला जो होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है, SCULPTURE होता है मेरे दोस्त। स्कल्पचर यही भी तो दिया भाई, SCULPTURE, यही स्पेलिंग ठीक है भाई। तो बिल्कुल इसमें तो भाई देखिए चारों स्पेलिंग ठीक है। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है साथी, मूर्ति कला होता है, जो मूर्ति कला करता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं मेरे दोस्त। तो इसमें तो भाई देखिए चारों जो स्पेलिंग वो ठीक है, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम किसी को गलत नहीं ठहराएंगे भाई, आप ध्यान दीजिएगा तो, है ना मेरे दोस्त। तो चारों का देख लीजिए, इसी में कोई ना कोई गलती रहा होगा, बाई मिस्टेक साथी कोई मतलब कि टाइपिंग करने मिस्टेक हुई है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपको यही मालूम, आपके पेपर में जो सॉल्व मिलेगा ना सेम ऐसा ही मिलेगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा यदि ये सॉल्व आ गया आपके पेपर में, तो स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, भाई आप सभी को ना बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट स्पेलिंग देखकर। ओकेजन, ओकेजन का राइट स्पेलिंग आप भर दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो सही होगा बताइए साथी क्या है मेरे दोस्त। जैसे कि वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस फॉर ऑल, इसका मतलब साथी जैसे कि शादी सभी के लिए एक क्या होता है, शुभ अवसर है भाई, शादी सभी के लिए क्या है, एक शुभ अवसर है। तो ऑकेजन का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, OCCASION होता है मेरे दोस्त, OCCASION होता है। देखिए यही लग रहा है, और जैसे साथी आपका पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, OCCASION ओकेजन, इसके भी माने ओकेजन होता है, लेकिन साथी इसके मतलब जानते क्या होता है, जैसे कि विध्वंस यानी उलटफेर करना, क्या मेरे दोस्त, उलटफेर करना, ओके मेरे दोस्त। और ओकेशन जैसे कि OCCATION दे रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, प्रयास करना होता है, प्रयास करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और ओकेजन तो ये ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, OCCASION। देखिए दोनों भाई सेम स्पेलिंग दे रखा है भाई, सेम स्पेलिंग दे रखा है मेरे दोस्त, तो इसमें इसका मतलब साथी C एंड D आपका दोनों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओकेजन का राइट स्पेलिंग हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो आप देख सकते हैं साथी। ओके, तो वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर ऑल, यानी शादी जो है ना वो सभी के लिए एक शुभ अवसर है। ओके मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन C एंड D विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, चलिए साथी सिनोनिम्स को हल करिए कॉमेंस का, ये सवाल आपके लिए मेरे दोस्त, चलिए हल करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कॉमेंस का मतलब क्या होता है भाई, शुरू करना, कॉमेंस मतलब साथी शुरू करना, तो इसका बिल्कुल समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट में भी तो माने क्या होता है, शुरू करना, आरंभ करना। सबवर्ड का मतलब क्या होता है साथी, कोई बता सकता है, सबवर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सबवर्ड का मतलब होता है साथी विध्वंस, और एक्सर्ट का मतलब कोई बता सकता है, प्रयास करना होता है,
ठीक है मेरे दोस्त। और स्कॉट का मतलब साथ चलना या मार्गदर्शन करना है। क्या साथी? स्कॉट का मतलब क्या होता है? साथ चलना, या मेरे दोस्त आप कह सकते हैं मार्गदर्शन करना। स्टार्ट मतलब साथी शुरू करना, तो सिनोनिम्स क्या होगा? शुरू करना। सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे साथी आप सभी को एंटोनिम कॉल करें, यानी विलोम शब्द है। कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है साथी? कठोर। क्या होता है मेरे दोस्त? कैलस का मतलब होता है साथी कठोर होता है। और बोल सकते हैं निर्दयी, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्दयी बहुत है, उसे क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। या तो साथी ना बिना भावना वाला, जिसके अंदर कोई भावना नहीं होता है, उसको भी कैलस बोलते हैं। जैसे ऑगमेंट का मतलब क्या होता है साथी? बढ़ाना होता है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है साथी? बढ़ाना होता है। ये बात याद रखिएगा। डिसोलेट का मतलब क्या होता है साथी? सुनसान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सुनसान होता है। डिसोलेट का मतलब। टेंडर का मतलब साथी? टेंडर का मतलब नाजुक होता है। जैसे कैलस का मतलब साथी देखिए कठोर निर्दयी होता है, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? नाजुक होगा भाई, यानी टेंडर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बेग्युल का मतलब क्या होता है साथी? धोखा देना। बेग्युल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? धोखा देना होता है। ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का साथी सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। स्पीसीज का भाई समानार्थी शब्द बताइए। जैसे स्पीसीज मतलब कि किसी चीज का भाई एक प्रकार होता है ना, जैसे प्रजाति हम बोलते हैं। प्रजाति, प्रजाति होता है ना साथी, कई प्रकार के हो जाते हैं। बताइए साथी, इसका समानार्थी शब्द बताइए आप लोग, फटाफट बताइए मेरे दोस्त, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। होल मतलब साथी पूरा हो जाएगा। टाइप, टाइप हो सकता है भाई, क्योंकि टाइप अलग अलग प्रकार होता है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो सकता है ना मेरे दोस्त। तो 41 का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्यूल का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द बताइए। ट्रैंक्यूल का मतलब होता है साथी शांत। शांत होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। चलिए बताइए। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? संयमित होता है। क्या मेरे दोस्त? संयमित होता है। ये बात याद रखिएगा साथी। सिरने का मतलब क्या होता है भाई? शांत होता है, बिल्कुल निर्मल होता है। शांत बोल सकते हैं, और मेरे दोस्त आप निर्मल बोल सकते हैं। सभी का मतलब साथी, सभी का मतलब साथी जैसे कि जर्जर, जैसे कोई मकान जर्जर हो जाता है, या साथी घटिया कोई होता है सामान, कोई घटिया होता है, उसको बोलेंगे सभी। अनक्यूट मतलब साथी क्या होता है? अशांत हो जाएगा। अनक्यूट मतलब साथी क्या होता है? अशांत। तो जैसे देखिए, ट्रैंक्विल का मतलब शांत स्थिर, तो जस्ट इसका साथी उल्टा क्या होगा? अशांत होगा, यानी अनक्यूट हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। चलिए भाई, इसमें आप सभी को ग्रामेटिकल एरर बताना है। बताइए सवाल का परफेक्ट आंसर। जैसे मिस मालती इज ओल्ड मच टू ज्वाइन अ कॉलेज नाउ, यानी साथी यहाँ पे जो सुश्री मालती अब कॉलेज में दाखिला लेने लायक उम्र की हो गई हैं, यानी मालती है जो ना वो अब कॉलेज में दाखिला लेने लायक ना उसकी उम्र हो गई है। तो इसमें कहाँ पे आपको भाई ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है? आपने सेंटेंस पढ़ लिया होगा, तो बताइए साथी कहाँ पे मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, अपना राइट आंसर दीजिए। तो जरूर बताइए भाई, लास्ट में स्कोर करिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करिएगा। लाइक तो आप सभी कर देंगे। तो साथ ही देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो जो MS मालती इज ओल्ड मच भाई क्या है? गलत हमें लग रहा है, क्योंकि साथ ही यहाँ पे टू मच होना चाहिए था भाई। टू मच बिल्कुल ठीक है भाई। ओके, या तो
टू मच होना चाहिए या तो साथ ही ओल्ड इनफ होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे ओल्ड मच है ना ये गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका सेंटेंस होगा मिस मलाती इज टू मच टू ज्वाइन अ कॉलेज नाउ। ओके मेरे दोस्त, तो यही आपका रॉन्ग है मेरे दोस्त, ओल्ड मच। तो कौन सा स्पेलिंग भाई, देखिए ओल्ड मच, आपका डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यही आपका ग्रामेटिकल एरर है मेरे दोस्त। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी साथी थैली से बिल्ली को बाहर जाने देना, या साथी जैसे कि राज खोलना, रहस्य उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मुहावरा होता है साथी राज खोलना, रहस्य उजागर करना। तो साथी टू रिवील अ सीक्रेट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द करेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। माई नेबर इज पैसियोनेट फोटोग्राफर। बताइए साथी, यहाँ पे आपको इंडिफिनिट आर्टिकल की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। या तो साथी एन होगा, या तो ए होगा, या तो द होगा, वन तो काट सकते हैं भाई। यानी जो मेरा पड़ोसी है ये क्या है भाई, पैसियोनेट फोटोग्राफर है। भाई जो पैसियोनेट होता है ना, आप देखिएगा तो ये इसका स्वर जो है ना, ये साथी किसी स्वर से शुरू होता है। तो इसमें स्वर से जब शुरू होता है तो हम कौन सा यूज करेंगे, क्या भाई आर्टिकल का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्या मेरे दोस्त एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो जो मेरा पड़ोसी है ना एक उत्साही फोटोग्राफर है, यानी साथी माई नेबर इज एन पैसियोनेट फोटोग्राफर। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। याद रखिए साथी जो पैसियोनेट थे ना, एक प्रकार का ये स्वर से शुरू होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्परेटिव डिग्री। भाई यहाँ पे आपको कॉम्परेटिव डिग्री का बिल्कुल बेस्ट सेंटेंस बताना है। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए भाई, पहले आप चारों ऑप्शन को बताइए, कॉम्परेटिव डिग्री का राइट आंसर बताइए। कौन है भाई, सी इज द टैलेंट ऑफ ऑल म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा। बताइए मेरे दोस्त इस का परफेक्ट आंसर। तो साथी देखिए यहाँ पे टैलेंट क्या है भाई, एक टैलेंट क्या है, नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, तो कॉम्परेटिव डिग्री नहीं हो सकता। तो ये आपको बेसिक क्लियर मालूम होगा। तो टैलेंट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सी इज द टैलेंटेस्ट, ये तो भाई बाई मिस्टेक ही गलत है भाई, इसको हम चेक ही नहीं करें क्योंकि गलत ही ये सेंटेंस दिया, गलत बनावट है। और सी इज मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा, यानी साथी मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन है, इसमें ए या द गायब है, ए या द गायब है, इसलिए साथी क्या है, रॉन्ग है ना मेरे दोस्त। अब देखिए ऑप्शन डी हमारे पे लग रहा है कि भरोसा यही आंसर हो जाएगा। सी इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा। तो साथी जैसे कि आपका यहाँ पे जो सी इज द मोस्ट टैलेंटेड, द लगा है साथी, जैसे सी इज द मोर या ए एन द, मिस्टेक क्या था ऑप्शन सी, इसीलिए रॉन्ग हुआ था ऑप्शन सी। इसमें देखिए सी इज द दे रखा है, द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा। तो मोस्ट टैलेंटेड सही है भाई, सुपरलेटिव फॉर्म है ये, क्या साथी सुपरलेटिव फॉर्म है मेरे दोस्त। तो इसलिए क्या है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। अब साथी मैथ के सवाल आपको मिलेंगे मेरे दोस्त, मैथ के सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 65 kg और 39 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा, वो भी साथी केजी में। औसत हम कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 40 + 49 + 56 + 65 + 39, टोटल कितने हैं भाई, 5 है, तो 5 से भाग कर दिया जाए। 9 × 5 = 14, 14 × 26, 20 × 9 = 29 को 9 2, 3 × 6 = 9, 9 × 5 = 14, 14 × 4 = 18, 4 × 22, 22 × 2 = 24, यानी 249/5, यानी 5 × 20, 5 × 20 4 और 5 × 9 = 45, 49.8 आएगा क्या,
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49.8 आएगा मेरे दोस्त। 249 का भाग जब 5 से कराएंगे तो 49.8 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी साथ एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना है? 49.8 है। औसत तो सभी को निकालना होता है भाई, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, टोटल कितनी संख्या है उसको काउंट करके उससे भाग कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती 5:8 के अनुपात में है तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए साथी सॉल्व का राइट आंसर निकालिए। एक टोकरी है, उसमें एक सेब है, एक अनानास है, यानी सेब को यस से डिनोट कर रहे हैं, नाशपाती को यन से डिनोट कर रहे हैं। सेब का अनुपात 5 दे रखा है, नाशपाती का 8 दे रखा है, यानी उस टोकरी में टोटल फल 13 हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। टोटल 13 फल हैं। तो पूछा किसका साथी? टोकरी में नाशपाती का। नाशपाती यानी n का वैल्यू पूछा है, तो n 8 ऊपर रखिए, बट्टी में टोटल फल रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकाल के आ जाएगा। यानी 8 गुणे 100 800 हो जाएगा, बट्टी में 1300 हो जाएगा। इसको जब साथी आप भाग कराएंगे तो आपका समथिंग कितना आएगा? 13 छक 78, 13 छक 78, 2 13 कम 13, यानी 61 आपका 54%, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। है ना मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त 630 संख्याएं ज्ञात करिए। तो साथी इस सवाल को ना हम सोच रहे हैं कि ऑप्शन की मदद से हल करें। बताइए साथी क्या कह रहे हैं आप लोग? ऑप्शन की नहीं साथी, ऑप्शन की मदद से हल करेंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करिए, जैसे अनुपात में दिया है तो आप क्या कर दीजिए, जैसे इनको 7x के टर्म में दे दीजिए, इसे 9x के टर्म में दे दीजिए। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो साथी 63x हो जाएगा। तो 63x तो ऑलरेडी दे रखा है 630, यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा साथी? 10 हो जाएगा, क्योंकि 630 है यहाँ पे, यहाँ 63 जब भाग कराएंगे तो 630 यानी 10 बार में, यानी साथी x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ पे 7x और 9x, यानी एक वैल्यू 70 आ जाएगा, एक वैल्यू 90 आ जाएगा, यानी संख्याएं कितनी होगी? 70 और 90 हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? यहाँ तक आप सभी को बताइए मेरे दोस्त। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व पे बढ़ा जाए। बिल्कुल चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए थोड़ा सा। चलिए इस सॉल्व का राइट आंसर निकालिए मेरे दोस्त। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल हमने आपको बताया साथी सबसे अधिक नंबर में होता है 3500। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है जो कि 4% दिया है। टाइम साथी यानी समय आपका 4 वर्ष देगा, 2 वर्ष देगा, 3 वर्ष देगा, कुछ भी दे सकता है। बटे में 100 रख दीजिए। देखिए 3500 में 2 जीरो और 100 में 2 जीरो, यानी 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 4 चौका 16, 35 गुणे 16 कितना होगा? 16 25 80 का 0 8, 16 ते 48 8 56, यानी 560। 560 बी ऑप्शन। यानी साथी 4 वर्षों के लिए जो 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज कितना होगा? 560 रुपया होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को ₹500 में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि साथी आप एक वस्तु 500 में खरीद रहे हैं और इसे 400 में बेच दे रहे हैं तो आपको 100 रुपया घाटा लग गया भाई। किससे लगा? ये जो आपने ऑलरेडी पहले 500 खरीदा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, यानी 20% का आपको भाई हानि हुई होगी। है ना मेरे दोस्त, ऑप्शन पहला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी कोई सामान आप 500 खरीद रहे हैं उससे 400 में बेच रहे हैं तो भाई आपको तुरंत लगा हुआ ये तो हमें घाटा हुआ, हमने क्योंकि 500 खरीदा था। 100 रुपये आपको घाटा लगा, किससे लगा? जो आपने स्टार्टिंग में 500 खरीदा तो उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है चलिए साथी एक सवाल का राइट आंसर बता दीजिए। मान लीजिए कि आप 400 का सामान खरीद रहे हैं और उसे 500 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको साथी यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना हुआ होगा? बताइए साथी, प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए आप लोग तो कमेंट करके।
चलिए सभी साथी बताइए, तो यदि आप कोई सामान 400 रुपया खरीद रहे हैं और उसे 500 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट प्रतिशत आपका कितना होगा, बताइए। चलिए साथी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। अब साथी यहाँ पे देखिए आप सभी को मिलेंगे रीजनिंग के सॉल्व। भाई रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VDIZ एक निश्चित प्रकार से ZGKA से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार HNAS LQCT से संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए BJWP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए साथी सॉल्व का राइट आंसर निकालिए। तो साथी ध्यान दीजिए, V दे रखा है, D दे रखा है, I दे रखा है, Z दे रखा है। इसका समान किसे भाई, ZGKA। तो देखिए V होता है साथी 22, Z होता है 26, D होता है 4, G होता है 7, I होता है 9, K होता है 11, Z होता है 26, A होता है 1। 22 से 26 यानी +4 किया है, 4 से 7 +3 किया है, और 9 से 11 +2 किया है। 26 से यहाँ पे 1 यानी 1 को हम क्या मान सकते हैं, 27 मान सकते हैं। यानी 26 में 1 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यानी साथी देखिए +4 +3 +2 +1 का इसमें तो पैटर्न को फॉलो किया है। तो उसी प्रकार पूछा किसका साथी, B का पूछा है, J का पूछा है, W का पूछा P का। B होता है 2, J होता है 10, W होता है 23, P होता है 16। देखिए +4 इसमें करिए, +3 इसमें करिए, +2 इसमें करिए, +1 इसमें करिए। 4 2 6, 6 पे कौन आएगा, F आ जाएगा। 10 3 13, 13 पे कौन आएगा, M आ जाएगा। 23 2 25 पे Y आ जाएगा। 16 1 17 Q आ जाएगा। यानी FMYQ, FMYQ पहला ऑप्शन। यानी साथी 52 का ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला सॉल्व बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 2 8 4 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टीम को 3 5 8 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है, चलिए साथी बताइए। जैसे होस्ट है ना, HOST होस्ट है, इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग नंबर कोड दिया गया, 2 8 4 6। और साथी टीम है TEAM, टीम में 4 अक्षर हैं तो इसमें 4 नंबर अलग दिए हैं, 3 5 8 7 दिए। आप सभी से टी का कोड पूछ दिया। तो साथी जब सिंगल पूछा तो हम क्या करेंगे, तुरंत दोनों में कॉमन देख लेंगे। जैसे देखिए होस्ट में साथी टी यहाँ पर है और टी में पहला टी है, यानी साथी दोनों में कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। यानी देखिए साथी 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, यानी साथी टी का कोड क्या होगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा, जो कि साथी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 54 पे। चलिए दोस्त इस सॉल्व को हल करिए जरा तो आप लोग। देखिए एक निश्चित गुण भाषा में लाइफ इज रूड को TPCK GN के रूप में लिखा जाता है और दिस इज नॉट लाइफ को GNDISB के रूप में लिखा जाता है। इसी कुट भाषा में लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो साथी लाइफ का पूछा है, यानी इस बार साथी लाइफ सिंगल पूछ दिया तो दोनों में कॉमन चेक करेंगे। देखिए लाइफ यहाँ पर है, इसमें भी है और लाइफ इसमें भी है, यानी साथी दोनों में लाइफ तो मिल चुका है, दोनों में साथी लाइफ मिल चुका है, यानी दोनों में जो कोड किया उसमें भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिलेगा। देखिए तो TPCK GN पहला है और GNDISB सेकेंड है, तो कौन सा हमें भाई कॉमन मिल रहा है, कोई बता सकता है। तो सर जी हमें लगता है TPCK GN देखिए साथी दोनों में है, GN इसमें भी है, GN इसमें भी है, यानी साथी लाइफ का कोड क्या होगा, GN होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन मिल चुका है GN। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। चलिए हमेशा याद रखिए जब साथी सिंगल पूछे तो तुरंत आप सभी को कॉमन चेक करना है, कॉमन मिल गया दोनों में तो कोड में भी कॉमन चेक कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दे रखा है
और साथ ही सवाल में कुछ कंडीशन भी दिया है, प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है। तो चलिए भाई हल करते हैं। देखिए 121 के बाद प्लस है, प्लस की जगह माइनस रख दीजिए। 1 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रख दीजिए। 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा रखिए। 16 के बाद देखिए साथ ही गुणा है तो भाग रख दीजिए। अब हल कर दिया जाए, बोर्ड में स्कीम लगा दिया जाए। 121 माइनस 1 प्लस 6 गुणा 8 दूना 16, 6 दूनी 12, यानी 121 माइनस 1 प्लस 6 दूना 12 यहाँ से हो जाएगा। ये प्लस 12 और प्लस 121 कितना हो जाएगा? 133। 133 में से 1 को कम करिएगा तो 132 हो जाएगा, यानी साथ ही पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए भाई आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो साथ ही जैसा आपका पहला समुच्चय दिया है 5, 14 और 24, तो साथ ही हमने आपको बताया जब इस तरह का सवाल है तो पहले साथ ही इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यानी साथ ही आपको यही सी आंसर लाना होता है, हमेशा याद रखिए। जब इस तरह का सवाल है तो हमेशा सी को आप ढूंढिए। कैसे? अब देखिए इसमें सबसे पहले आप जोड़िए, गुणा करिए, भाग करिए, कुछ करिए। जैसे देखिए 14, 5, 19, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो साथ ही 19 मिला। 14 और 5 को जोड़ा तो 19। अब साथ ही 19 से हमें 24 बनाना है, यानी इसमें प्लस 5 कर दीजिए तो 24 मिल जाएगा। देखिए 24 और 5 को जोड़ेंगे तो साथ ही 19 मिलेगा, और इस 19 में यदि 5 को, यही पहला अंक 5 को जोड़ देंगे 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए साथ ही सेकेंड वाला जो आपका समुच्चय दिया है 9, 6, 24, देखिए 9 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो साथ ही कितना होगा? 15 हो जाएगा, और 15 में इस 9 को जोड़ देंगे, इस 9 को जोड़ देंगे तो साथ ही 24 मिल जाएगा, है ना मेरे दोस्त। अब हमारा आंसर कैसे आ रहा है? a प्लस बी को जोड़ने, a प्लस बी जोड़ने फिर साथ ही a को जोड़ दे रहा है, तो हमारा सी आंसर आ जा रहा है। देखिए पहले a प्लस बी को हमने किया तो हमारा आंसर कितना? 9, 6, 15, फिर a को जोड़ा है तभी तो हमारा आंसर सी आ रहा है मेरे दोस्त। क्यों? अभी देखिए जैसे साथी हमने आपको कैसे हल कराया, एक 5 दिया, एक 14 दिया, एक 24 दिया है, तो हमने क्या बताया? a को a मान लीजिए, 5 मान लीजिए a को, और 14 को साथ ही b मान लीजिए, और 24 को c मान लीजिए। तो आपको यही हमेशा सी आंसर लाना होता है। इसमें हमने क्या किया? पहले a प्लस बी को जोड़ा, 14, 5, 19, फिर साथ ही a को जोड़ दिया तो हमारा सी आंसर आ गया। तो यही फॉर्मेट आना चाहिए, a प्लस बी a बराबर c। तो ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 21 और 23 कितना होता है साथी? 21, 23, 44, 44 में से 21 को जोड़ेंगे तो साथी 65 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 55 दिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए 17, 10, 27, 27 और 17 कितना होता है? 44, यहाँ पे देखिए 42 दिया है, रॉन्ग होगा। फिर देखिए यहाँ से 11, 12, 23, 23 फिर 11 जोड़े 34, देखिए सी ऑप्शन। ये देखिए ना 11, 12, 34, 11, 12 को जोड़िएगा तो साथी 23 आएगा, फिर इस 23 में 11 को जोड़िएगा तो साथ ही 34 मिलेगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। यही तो हमें फॉर्मेट लाना था भाई, यानी सी से हमारा बिल्कुल राइट आंसर मिल चुका है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 57। तो साथ ही ये सॉल्व आपके लिए होमवर्क है भाई। देखिए कॉस्ट का कोड इतना दिया, सेल का कोड इतना दिया, आप सभी सिंगल यस पूछा। पहले दोनों में यस को कॉमन चेक करिए, यदि कॉमन मिल गया तो नंबर में भी कॉमन मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। यस का कोड बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7 क्वेश्चन मार्क 22, 37, 57, 82। तो साथ ही देखिए 7 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दिया भाई, उसका 22, 37, 57, 82। तो देखिए साथी अब हम पहले 7 से क्वेश्चन मार्क नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पर जाएंगे। 22 से 37 प्लस 15 किया है, फिर साथी देखिए 37 से 57 प्लस यहाँ पे साथी 20 कर दिया है, फिर देखिए 57 से 82, 57 में प्लस 25 को कर दिएगा तो 82 मिल जाएगा। तो इसमें साथी देखिए प्लस 5 बढ़ा रहा है, यदि साथी हम इस 7 में प्लस 5 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। फिर साथी देखिए 12 में 10 को जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त हमारा देखिए 22 मिल जाएगा, यानी साथी इसमें 5 का गैप चल रहा है, यानी 5 को जोड़ने से हमारा नया अंक बन रहा है। तो 7 में प्लस 5 को जोड़िएगा तो साथी 12 आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 12 आंसर आएगा।
जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा। देख सकते हैं साथी, 7 5 12। फिर साथी देखिए 12 में फिर हम 5 को बढ़ाकर जोड़ेंगे यानी 10। 10 में 12 10 कितना होगा 22। देखिए यहाँ पे 22 दे रखा है। फिर 22 में साथी फिर 5 को बढ़ा दीजिए यानी 5 10 हो गया 15। 22 15 37। फिर 5 को बढ़ा दिया यानी 20 यानी 37 20 57। 57 तक है, 57 में 20 तक हुआ है तो 20 और यहाँ पे 25 जोड़िएगा तो 82 हो जाएगा। यानी साथी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 58 का सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। कुछ चटाई कॉलिन है, यानी साथी कुछ जो चटाई है ना, कुछ चटाई को किसी डिनोट किया जाए भाई सी एच से, है ना साथी, सी एच से। यानी जो कुछ चटाई यानी सी एच है वो क्या है साथी, कॉलिन है, यानी कॉलिन है, केस डिनोट करते हैं। यानी जो कुछ चटाई है ना वो कॉलिन है भाई, ठीक है। सभी कॉलिन क्या है, चादर, यानी साथी जो सभी आपके कॉलिन है वो क्या है भाई, चादरें हैं, है ना, चादरें। क्यों, इसको सी एच से डिनोट करें। अब देखिए सवाल क्या दे साथी, कुछ चटाई चादरें हैं, यानी साथी कुछ चटाई क्या चादरें, बिल्कुल हैं भाई। देखिए यहाँ पे पहला हमने सी एच से डिनोट किया था क्या भाई, चटाई, कुछ चटाई, और सी एच से क्या है मेरे दोस्त, सी एच से आपका चादरें। ये बात याद रखिए, सी एच से चादरें हैं, सी एच से चादरें हैं, और सी एच से चटाई है, के से कॉलिन है, ये बात याद रखिएगा। तो साथ देखिए कुछ चटाई क्या चादरें हैं, कुछ चटाई क्या चादरें हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त हमें तो लग रहा है भाई बिल्कुल है। देखिए ना कुछ चटाई, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट मिल रहा है, कुछ पार्ट मिल रहा है, यानी साथी कुछ चटाई क्या है वो चादरें। बिल्कुल पहला अनुसरण तो हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, निष्कर्ष हमारा पहला ठीक है। फिर सेकंड, सभी चादरें क्या कॉलिन है, सभी साथी चादरें, यानी जो सभी चादरें वो कॉलिन नहीं भाई। देखिए सभी चादरें तो कुछ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चटाई भी हो जा रहे हैं भाई, दोनों चादरें, यानी साथी जो चादरें दोनों हो रहा है, यानी कुछ चटाई भी हो जा रहा है, सभी कॉलिन तो ऑलरेडी है। यानी साथी केवल पहला अनुसरण हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, पहला निष्कर्ष हमारा ठीक लग रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ना मेरे दोस्त। यानी 59 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पहला आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 60 को। तो साथी अंग्रेजी वर्णानुक्रम पे आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ए जेड बी बी वाई सी सी एक्स डी डी डब्ल्यू ए। तो साथी जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सबसे पहले हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाए। जैसे ए जेड बी का पहला अक्षर ए है, बी वाई सी का पहला अक्षर बी है, सी एक्स डी का पहला अक्षर सी है, डी डब्ल्यू ई का पहला अक्षर डी है। तो देखिए ए बी सी डी तो भाई ऑलरेडी ई हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ई से मिलेगा। कौन सा ऑप्शन ई से स्टार्ट हुआ है, या तो साथी बी आंसर होगा या तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ई से हमारा आंसर आ रहा है। ए को काट दीजिए और डी को काट दीजिए, है ना मेरे दोस्त। अब हम लोग सेकेंड को चेक करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई भी दिया, यहाँ पे ई एफ दिया है, बीच वाला या तो भी आएगा या तो एफ आएगा। चेक कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डब्ल्यू। देखिए एक का कम हो रहा है, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले क्या आता है मेरे दोस्त, कोई बता सकता है सर जी, भी आता है। यानी हमारा ऑलरेडी ई मिला था, उसके बाद भी, यानी ई भी एफ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे अपना अपना स्कोर। चलिए फटाफट बताइए साथी आप सभी का अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करेंगे दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, और आप पूरे 60 के 60 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया होगा। बताइए मेरे दोस्त। तो साथी डेली क्लास आप सभी के बीच इसी तरह आएगी, बस आप सभी को क्या करना है मेरे दोस्त, क्लास को डेली अच्छे से हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। आपको सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और साथी जो आज शाम में 6:30 पे क्लास आएगी वो बिल्कुल नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसलिए भाई वो क्लास आप मिस नहीं करेंगे, और आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सारे क्वेश्चन को तैयार करिए और इस बार पहली बार में पेपर को पास करिए और एक सीट पक्की करिए एमटीएस हवलदार में।
ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।